नमस्कार, द लीगल ऑब्जर्वर के इस खास शो में आपका स्वागत है और मैं हूं खुर्रम निज़ामी। जब कभी अपराध होता है या फिर यूँ कह लीजिए जब कोई स्टूडेंट लॉ की तैयारी कर रहा होता है तो उससे पूछिए तो कहता है कि मैं अपराध में काम करना चाहता हूँ, यानी कि वो क्राइम को प्रेफर करता है जब वकालत की बात आती है, सिविल नंबर वो पे आता है। लेकिन अगर हम क्राइम की बात करें तो जो वकील होता है उसको क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, और जब वो मुकदमा लेता है और उसके जहन में होता है कि हाँ वो अपराधी हो सकता है या अपराधी है, तो कैसे डिफेंड कर पाता है, ये समझने और जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के बनन साहब, जो कि तकरीबन 4 दशक हो चुका है उनको यहाँ प्रैक्टिस करते हैं और जाने माने क्रिमिनल लॉयर हैं हिंदुस्तान के। लेकिन सर, पहला सवाल तो ये है कि वकालत आपने क्यों की, ये सब जानना समझना चाहते हैं। वकालत क्यों की है? जी। वकालत मैंने इसलिए की है कि मेरे ख्याल मैट्रिक क्लास से मेरा मन बन गया था 10वीं क्लास के बाद कि मैं बड़ा होकर वकील बनूंगा। वजह? बस जब मैं नेहरू जी की, महात्मा गांधी की, सरदार पटेल की, जब ये छोटे होते थे हम, तो ऐसे होते थे और वो पढ़ते थे, तो ये बना कि मन में ये धारणा बनी थी कि बड़ा होकर मुझे वकील बनना चाहिए, और मैं बना। तो आपने क्राइम को क्यों चुना है, क्रिमिनल लॉयर क्यों बने आप? मैं जिस समय वकालत पढ़ रहा था उस समय मेरा सौभाग्य ये था कि मैं 2-4 बार दिल्ली आया, खासकर जिस समय इंदिरा गांधी जी सत्ता से बाहर थी और मुझे मौका मिला संजय गांधी को देखने का। तो संजय गांधी के जो लॉयर्स थे उनकी बहस सुनने का मुझे मौका मिला। तो मैंने ये पाया कि भाई अगर फौजदारी वकालत की जाए तो इसमें नाम भी होता है, पैसा भी होता है, और ख़ासकर नाम के लिए पैसा तो सेकेंडरी चीज़ होती है, और सेकेंडरी भी नहीं होती है ये भी कहने की बात है, लेकिन पैसा भी चाहिए होता है। लेकिन मेरा मन यही था कि मैं एक अच्छा फौजदारी का लॉयर बनूं। अच्छा, तो परिभाषा क्या जहन में थी आपने कोई, मैं एक अच्छा फौजदारी का वकील बनूं? तो जब ये अच्छे की बात आती है तो आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन थी उस अच्छे वकील की? अच्छे वकील की डेफिनेशन ये होती है कि ईमानदारी से वो अपने कार्य का निर्वाह करे, मेहनत करे, जो भी केस उसका आता है चाहे छोटा है या बड़ा है। शुरू शुरू में छोटे छोटे केसों से हमने स्टार्ट किया है, लेकिन मैं हमेशा केस को पढ़ता था, एक बार नहीं कम से कम 20 बार केस को पढ़ता था। जब भी मैं केस दोबारा पढ़ता था कोई नई चीज़ मिलती थी उसमें, और भाग्यवश ये था कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मुझे मेरे सीनियर उस समय के टॉप लॉयर थे पटियाला हाउस के, बलदेव साई मेहता जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे को उनके साथ बिठाने वाले उसी बार के, हमारी पटियाला हाउस बार के प्रेसिडेंट होते थे शिवलाल तनेजा जी, वो गाजियाबाद के थे। और मैं गाजियाबाद में जिस मकान में रहता था, मेरे मकान मालिक के वो दोस्त हुआ करते थे, तो मेरे मकान मालिक ने उनको मेरी सिफारिश करी, तो उन्होंने मुझे पटियाला हाउस बुलाया और मैं को मेहता साहब के पास छोड़ के आए थे। तो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि मेरे को एक सीनियर बहुत अच्छे मिले हैं, और दूसरे उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के सीनियर जूनियर थे लेकिन बाद में सीनियर हैं, आज भी सीनियर है। और जे.आर. प्रियानी साहब, वो आज हैं लेकिन वकालत कम करते हैं, और उनसे भी मुझे जितना सीखने को मिला है, मैं कहता हूँ मैं खुशकिस्मत था, भाग्यशाली था। तो आप तो खुशकिस्मत थे कि आपको इतने बड़े लोग मिले और यहाँ को सपोर्ट किया, बहुत चीज़ें बताई। लेकिन आज के दौर में क्या सीनियर्स इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं, एजुकेटिव होते हैं अपने जूनियर्स को लेकर के? सीजीआई साहब ने भी कहा है कुछ जूनियर सीनियर को लेकर के। आप मेरे जूनियर से पूछ लेना, मेरे यहाँ से 600 से ज़्यादा जूनियर निकले हैं, और बहुत से जजेस हैं, और एक दो तो बिल्कुल हाई कोर्ट में आने की गर्ज पे बैठे हैं। बहुत से मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट्स हैं, प्रोसिक्यूटर हैं, और बहुत से ऐसे हैं कि वो सीनियर, बड़ी फ्लोरिशिंग उनकी इस समय प्रैक्टिस है,
मुझे गर्व है सब अपने हर जूनियर पे। मैं जूनियर को किस तरह ट्रीट करता हूँ, मेरे किसी भी जूनियर से पूछ के देख लेना, क्योंकि मेरा उनको हमेशा यही कहना है, मैं हमेशा फाइल उनको दे देता हूँ कि इंडिपेंडेंट केस करो जाके। मैं कभी उनको किसी प्रकार की ये नहीं दिखाता कि मैं सीनियर हूँ तुम जूनियर हो, मैं बिल्कुल बराबर ट्रीट करता हूँ। मेरे यहाँ मेरी बेटियाँ बहुत निकली हैं, लड़कियाँ जूनियर्स, और मेरा ख्याल 100 के करीबन तो लड़कियाँ भी जूनियर्स निकली होंगी। मैं सौभाग्यशाली हूँ इस विषय में भी कि मेरे को जूनियर्स भी एक से बढ़कर एक मिला है, बहुत अच्छे जूनियर्स मिले हैं। मेरा भी भरसक प्रयत्न रहा है कि वो खुश रहें और मेहनत से करें काम को, और मेहनत करते हैं सारे। जजेस, आपके चैम्बर के जजेस निकले अभी आपने बताया कुछ वर्ष पर हैं। एक मौका ये भी आया था मनन साहब, जब आपको मौका मिला था कि आप या तो लॉ मिनिस्टर देश के बने या फिर हाईकोर्ट के जज बने। क्या था वो मौका और आपने क्या पसंद किया? मौका जज बनने का तो नहीं था, हाँ मैं जज बनना जरूर चाहता था। अच्छा। 96 में जिस समय देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने थे, चूँकि मेरे उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे, और अगर आपको याद भी होगा उनके खिलाफ किसी एक मेंबर पार्लियामेंट थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने 2 पुस्तक लिख दी थी, किताबें लिख दी थी उन पर, बड़ी डेफेमेटरी थी। उसमें भी देवेगौड़ा जी ने मुझे ही चुना था स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने इतिहास में पहली मर्तबा कोई डेफेमेशन केस फाइल किया था जिसका मैं स्पेशल प्रोसिक्यूटर था, और साथ मेरे को लीड कर रहे थे दिल्ली के सबसे बड़े वकील थे फौजदारी के, हम दादा कहते हैं लेकिन डीसी माथुर साहब, और उनका बेटा जो आज हमारी बार के दिल्ली हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट है, मोहित माथुर। तो देवेगौड़ा जी का, उनको भी मैं एक बार मिलाने ले गया था, तो उन्होंने भी कहा कि मैं तो भाई इसको लॉ मिनिस्टर बनाना चाहता था कि इंडिपेंडेंट तुम्हें चार्ज देता हूँ मैं स्टेट लॉ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट चार्ज, पर ये कहता कि मुझे जज बनना है। तो मेरा मन था कि मैं जज बनूं, चूँकि मेरा पॉलिटिक्स में इतनी रुचि नहीं रही थी, जबकि मैं राजनीति में रहा हूँ, स्टूडेंट्स लाइफ से हूँ, कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसके बाद मैं जब बार में आया हूँ 1980 में, मैं बार ज्वाइन करी 19 सितंबर 1980 को, 1981 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी हो गया। उसके बाद 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ पटियाला हाउस, फिर 4 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ, 5वीं बार मैं मेंबर बार काउंसिल हूँ, 3 बार मैं चेयरमैन रह चुका हूँ। तो मैं राजनीति पता नहीं क्यों मेरे थोड़ा इतनी रुचि नहीं रही, एक स्टेज पे आकर मैं राजनीति से थोड़ा। तो फिर ये बात आप उनसे भी कहोगे देवगौड़ा जी से कि आप हाई कोर्ट जज बने? मैंने बिल्कुल उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि अगर मुझे कुछ बनाना चाहते हो तो आप कोशिश कर लो। बाय द टाइम मेरा नाम मैच्योर हुआ, डिस्कशन हुआ, रिकमेंड होने से पहले सरकार गिर गई थी उनकी। उसके बाद भी मुझे, अब मैं नाम नहीं लूँगा, वो दुनिया में भी नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्होंने भी मुझे पूछा कि बिल जज बनोगे, 2000 की बात है, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि अब मैं जज नहीं बनूंगा। क्यों, ऐसा क्यों? एक स्टेज होती है, मैंने कैलकुलेशन थी कि मैं कहाँ तक जाना चाहूँगा जज बनने के बाद, क्योंकि जज बनना आसान नहीं है, जज बनकर उसको मेंटेन करना भी आसान नहीं है। जजेस को काम बहुत होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और अनथक मेहनत चाहता है। जज भी जो होते हैं अनथक मेहनत करते हैं ये, और सबसे बड़ा इनका ये है कि इस समाज में अपने आप को निष्पक्ष और एक तरह का समाज से कट जाता है। इवन किसी रिश्तेदार को भी घुल मिल के बात नहीं कर पाता अगर जज सही मायनों में। अरे सर, इतना बड़ी आपकी लेगेसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका है, लेगेसी कहना अभी तो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपका है एज अ क्रिमिनल लॉयर, आपका नाम बहुत बड़ा है। तो कभी कोई ऐसा केस आता है इसको आपको लगता है कि नहीं ये केस ठीक नहीं है, इसको नहीं करना चाहिए, या फिर कोई सी अपराधी का बचाना होता है आपको, तो उस जहन में क्या चल रहा है? क्योंकि एथिकली भी ठीक है, सबको न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो अमिकस तैनात हो जाता है, कोर्ट अमिकस दे देती है सबको अपना मौका। लेकिन बीइंग अ क्रिमिनल लॉयर, कभी आपको लगा नहीं कि नहीं इस आदमी को बचाना नहीं चाहिए? ऐसा कोई मौका आया आपके पास? बहुत मौके आए हैं, बहुत मौके आए हैं, एक नहीं बहुत मौके आए हैं। बड़े बड़े केस मैंने छोड़े हैं, 2G तक मैंने छोड़ा है,
2G तो इस करके छोड़ा क्योंकि डे टू डे था, इतना मैं टाइम नहीं दे पाता उस केस में, मैं इंसाफ नहीं कर पाता क्लाइंट के साथ, इसलिए छोड़ा। न जाने कितने ऐसे केस थे जिसमें मन ने गवाही नहीं दी, मेरी कॉन्शियस ने गवाही नहीं दी कि मैं ट्रायल ये नहीं करूँगा, नहीं करे। मैंने बहुत से ऐसे ट्रायल छोड़े, मैंने बहुत ट्रायल छोड़े मैंने, जघन्य अपराध जिसमें ये पता था एपरेंट, और कोई ऐसा फौजदारी का वकील नहीं होता जिसको असलियत पता नहीं होती है, असलियत पता होती है सबको। लेकिन अब किस मजबूरी में, किस हालात में कोई क्राइम करता है वो एक अलग बात होती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ही ऐसा जघन्य अपराध हो, अपनी कॉन्शियस मार के अगर केस करो पैसे के लिए, तो मैं उस चीज़ से ऊपर हूँ, अब तो बहुत ऊपर हूँ उससे। ये क्लाइंट ने नहीं कहा कि ब्लैंक चेक दे रहा हूँ आपको, आप बड़े आए हैं, जैसे ऐसे भी बहुत आए हैं, जहाँ मन नहीं माना केस छोड़े मैंने, बहुत केस छोड़े मैंने। ब्लैंक चेक वापस कर दिया आपने? ब्लैंक चेक के पैसा इतना देते थे कि अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैंने बड़े डिलीजेंटली केस करता हूँ। हाँ, थोड़ा पहले हॉट हेडेड था, अब नहीं, वो भी नहीं है। समय के साथ, उम्र के साथ आदमी बदल जाता है और फिर एक तजर्बा हो जाता है। एक उम्र के बाद आदमी अपने आप ढल जाता है, अपने आप उसकी सोच में फ़र्क आ जाता है। लेकिन पैसा भी सब कुछ नहीं होता और पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल, इतना वास्ट एक्सपीरियंस आपका है, लेकिन जो नए अधिवक्ता हैं या जो अपकमिंग है, जो जो अभी लॉ ख़त्म किया और आना चाहते हैं, वो आपको अगर फॉलो करते हैं तो ये जानना चाहेंगे, जो पहला केस आपका था, जब आप बेंच के सामने अपना केस रख रहे थे, उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी, दिमाग में क्या कर रहे थे? तो पहला केस जज के सामने। सबसे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस जीडी जैन साहब के आगे पेश हुआ था। एक केस था यहाँ प्रगति मैदान के पास, एक लड़का था हरियाणा का, उसने चाकू दिखाकर किसी को लूटा। किस ईयर की बात है ये? 1981 के पहला केस था आपका दिल्ली हाई कोर्ट में, जो मैंने इंडिपेंडेंट आर्ग्यू किया था। ओके। जैसे जेडी जैन थे, तो मैं जो भी बात करूं कहते देन व्हाट, देन सो, देन आई सेड दैट दिस इज माय मेडन अपीयरेंस बिफोर योर ऑनर, ऑल राइट, नोटिस। आफ्टर 3-4 डेज, और पहले इतने लंबा नहीं, 2-2 महीने 3 दिन की डेट नहीं लगती थी, 3 और 4 डे और नेक्स्ट वीक डेट। नेक्स्ट डेट पे जैसे मैं आया, बहुत बड़े वकील थे उस समय, डी आर सेठी साहब सीनियर लॉयर थे फौजदारी के, बहुत बड़े। उनका बेटे संदीप सेठी हैं, सीनियर एडवोकेट है, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रहे हैं, और बहुत ही बड़े लॉयर है वो भी। उनके पिताश्री थे, वो प्रोसिक्यूटर थे। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, ग्रांट हिम द बेल, आई विल नॉट अपोज इट, आई हैव गॉन थ्रू द केस। दोज वर द डेज। अब नहीं प्रोसिक्यूटर ऐसा कह पाते, अब नहीं। पहले कर देते थे। तैयारी कितनी करनी पड़ी थी आपको? हाई कोर्ट में तो फाइलें पूरी तरह पढ़नी पड़ती है, इवन नीचे भी क्रॉस करने के लिए अगर तुमने पूरी तरह फाइल नहीं पढ़ी है, छोटी छोटी ब्रीकियां नहीं देखी हैं, तो क्रॉस नहीं कर सकते। ये लेसन है। यस, और नए बच्चे आजकल जो आ रहे हैं बहुत ही ब्रिलियंट, ओके। और मैं देख रहा हूँ डे बाय डे क्या ड्राफ्टिंग करते हैं, क्या इनकी इंग्लिश है। हमारी तो इंग्लिश भी गांव जैसी थी। गांव में टाट में हम 10वीं क्लास तक तो टाट पर ही पढ़ते थे, टेंस को सेंटेंस बनाते थे, पहले टेंस बनाओ फिर सेंटेंस बनाओ। आपसे बच्चे, मेरे ग्रैंडसन है 3rd क्लास में, टक 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 इंग्लिश बोलता वो, और मैं आज तक नहीं वैसी इंग्लिश बोल पाता। समय की बात है। दूसरा, आपका वातावरण, हम गांव की, हमारी पैदाइश है, गांव में पालन पोषण हुआ है। बच्चे शहर और गांव में बहुत फर्क होता है। तो जो भी अब नया यंगस्टर लॉयर्स आ रही हैं, इनके लिए शिक्षा यही है, मेहनत करो, पैसे की कमी नहीं है इस प्रोफेशन में, लेकिन जज के नाम पे कभी पैसा मत खाना, प्रोसिक्यूटर के नाम पे नहीं खाना, हेरा फेरिया नहीं करनी है, पुलिस थाने नहीं जाना। अगर फौजदारी में रहना है तो प्रैक्टिस धीरे धीरे जमती है, समय लगता है, 5 साल का कम से कम समय होता है इसमें एस्टेब्लिश होने में। ये एक ऐसा प्रोफेशन है। उसके बाद तो फिर बुढ़ापे तक इसका हाँ, ये आप देखिए ना, राजेंद्र सिंह जब्बलपुर वाले, कब तक उन्होंने कितना पैसा कमाया, उनका पोता भी सीनियर हो गया था, डेजिग्नेटेड। सो इस प्रोफेशन में डर ना पैसे की है ना शोहरत की है, बस इतना है कि आप डिलीजेंटली, ईमानदारी से और बिल्कुल तैयारी से केस करोगे,
तो आपको रिलीफ भी मिलेगा। अगर इधर उधर के टप्पे मारोगे तो कुछ नहीं, कोर्ट भी इतनी है, कोर्ट पढ़ के आती है, हाई कोर्ट के तो जजेस पढ़ के आते हैं। 75 साल आज़ादी का मना रहे हैं, 25 साल बाद यानी 100 साल हो जाएंगे, उस वक्त आप जुडिशरी को कहाँ देखते हैं? जुडिशरी कहाँ होगी? कैसे देखते हैं? हमारी जुडिशरी डे बाई डे है, तो पहले दिन से हमारे इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, 3 पिलर्स हैं जो डेमोक्रेसी के। जुडिशरी इज द 3rd पिलर और वन ऑफ द पिलर। डे बाई डे आप देखेंगे 100 साल बाद और पुख्ता हो जाएगी जुडिशरी। आज भी पुख्ता है और भी मजबूत होके उभरेगी, चूँकि आप देखेंगे कि अब जो एलिवेशन भी हो रही हैं, पहले भी ब्रिलियंट के होते थे, अब भी ब्रिलियंट बच्चे, बहुत ब्रिलियंट, उस समय तो बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे आएंगे, लोग आएंगे, बच्चे तो नहीं कहूँगा, बहुत ही ब्रिलियंट लोग आएंगे, क्योंकि नेशनल लॉ स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, उस समय गिने चुने स्कूल कॉलेज होते थे लॉ के, यूनिवर्सिटी में गुनी चुनी लिमिटेड सीटें होती थी। अब तो किसी चीज़ की दर्द नहीं है, और पैसा इतना, बच्चे यहाँ लॉ करेंगे, उसके बाद मास्टर करने बाहर जाएंगे। मेरे बेटों ने बाहर मास्टर करा है, एक नहीं गया, उसको भी कहता रहा। बिटिया ने लॉ किया, मेरे 3 बच्चे, तीनों लॉयर्स हैं, दामाद लॉयर है। और ये तो प्रोफेशन एक ऐसा है, और वकीलों में से जज बनते हैं। अगर अच्छा वकील है तो अच्छा जज भी बनेगा, वो अच्छा जज है तो इसका मतलब वो वकील भी बहुत अच्छा था। वकील बहुत अच्छा था, सही कहा आपने। तो शॉर्टकट नहीं है, इमरान साहब का साफ तौर पे कहना है, जिनके जो तकरीबन 4 दशक से वकालत कर रहे हैं, फौजदारी में बड़ा नाम है, इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर आप तैयारी साथ कोर्ट में जाते हैं तो फिर केस आप जीतेंगे, और अगर आप अच्छे वकील हैं तो जज भी अच्छे बनेंगे, और जज अच्छा है तो अच्छा वकील बनेगा। ये बताता है कि जो स्पीड वर्क होती है शुरुआती 5 साल में, वो कितना ज़रूरी होती है। लेकिन आज सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द हम आपके सामने फिर आ जाएंगे एक नए ऐसे शख्स के साथ, जो आपको बताएगा कि अपने एक लंबे करियर में उसने क्या उतार देखा, क्या चढ़ाव देखा। तब तक नमस्कार, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।